अध्याय 11। सर्दी चलती रही। कभी कभी यह हल्की हो जाती थी, लेकिन फिर बर्फ फिर से आ जाती थी, और हर बार जब ऐसा होता था तो यह जमीन पर इतनी ऊंची हो जाती थी कि इसे हटाना असंभव हो जाता था। सबसे बुरा तब होता था जब ये पिघलने के लिए पर्याप्त गर्म हो जाती थी, और फिर रात होने पर पानी में पिघली हुई बर्फ जम जाती थी। फिर बर्फ की एक पतली परत होती थी जिस पर आप आसानी से फिसल सकते थे। यह अक्सर टूट भी जाती थी, जिससे तेज किरचें हिरणों की कोमल टांगों को काटती थीं, उन्हें लहूलुहान कर देती थीं। लेकिन अब एक कड़ाके की ठंड थी जो कई दिनों तक चली थी। हवा इतनी साफ और पतली थी जितनी पहले कभी नहीं थी, और बर्फ पूरी ताकत से जमी हुई थी। यह एक ऐसी ध्वनि के साथ झंझनाने लगी जो महीन और ऊंची थी। यह इतनी ठंडी थी कि हवा गाने लगी। जंगल में सब कुछ शांत था, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ चौंकाने वाला होता था। एक बार कौवों ने खरगोश के छोटे बेटे पर हमला किया, जो पहले से ही बीमार पड़ा था, और उसे भयानक तरीके से मार डाला। उसकी दर्द भरी चीखें लंबी और दयनीय थीं और सभी सुन सकते थे। बाम्बी का दोस्त खरगोश उस समय दूर था, लेकिन जब उसने दुखद समाचार सुना तो वह खुद को रोक नहीं सका। एक और बार गिलहरी अपनी गर्दन पर गंभीर घाव के साथ इधर उधर भाग रही थी, जहां पोलकेट ने उसे काटा था। किसी चमत्कार से गिलहरी उससे दूर भागने में सफल रही थी। वह दर्द के कारण बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वह सभी टहनियों और शाखाओं के बीच से भाग रहा था। हर कोई उसे देख सकता था। वह पागलों की तरह भाग रहा था। समय समय पर वह रुक जाता, बैठ जाता, उलझन में अपने अगले पंजे उठाता, सदमे और पीड़ा में अपने सिर को पकड़ लेता, और ऐसा करते समय उसका खून उसकी सफ़ेद छाती पर बहता और उसे लाल कर देता। वो 1 घंटे तक ऐसे ही इधर उधर भागता रहा, फिर अचानक गिर पड़ा, पेड़ की शाखाओं से जोर से टकराया और बर्फ में गिरकर मर गया। मैगपाई का एक जोड़ा तुरंत उसके ऊपर आ गिरा और अपना भोजन करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब लोमड़ी ने तीतर पर हमला किया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालांकि हर कोई तीतर को उसकी सुंदरता और ताकत के लिए पसंद करता था और उसका सम्मान करता था। उसकी मौत हर जगह चिंता का विषय थी, और हर कोई उसकी बेबस विधवा के लिए दुखी था। लोमड़ी ने तीतर को उस बर्फ से बाहर निकाल लिया था जिसमें वह छिपा हुआ था, और जहां उसे लगा कि वह अच्छी तरह छिपा हुआ है। कोई भी अब सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सभी चीजें दिन के उजाले में हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे जिस गरीबी से जूझ रहे थे, वह कभी खत्म नहीं होगी, और इसने चारों ओर कड़वाहट और निर्दयता फैला दी। इसने सभी अनुभवों को बेकार कर दिया, इसने विवेक को कमजोर कर दिया, सभी विश्वास और सभी अच्छे शिष्टाचार को नष्ट कर दिया। अब कोई दया नहीं थी, कोई शांति नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। ये सोचना भी असंभव है कि यह कभी बेहतर हो सकता है, बाम्बी की माँ ने आह भरते हुए कहा। आंटी एना ने भी आह भरी। और यह सोचना भी असंभव है कि यह कभी बेहतर था। मूर्ख मत बनो, मरीना ने सीधे आगे देखते हुए कहा। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि यह कितना प्यारा हुआ करता था। सुनो, श्रीमती नेतला ने आंटी एना से कहा, आपका छोटा बच्चा कांप रहा है न? और उसने गोबो की ओर इशारा किया। क्या वह हमेशा ऐसे ही कांपता रहता है? दुख की बात है, आंटी एना ने कुछ चिंतित होकर उत्तर दिया, वह कई दिनों से इसी तरह कांप रहा है। ठीक है, श्रीमती नेतला ने अपनी बात कहने के खुले अंदाज में कहा, मुझे बस यही खुशी है कि अब मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। अगर वह मेरा छोटा बच्चा होता तो मुझे इस बात की चिंता होती कि वह सर्दी से बच पाएगा या नहीं। गोबो वाकई ठीक नहीं लग रहा था। वह कमजोर था, वह हमेशा से ही बाम्बी या फालिन से कम ताकतवर था और उन दोनों की तरह तेजी से नहीं बढ़ा था। लेकिन अब वह दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। वह अपना खाना भी नहीं पचा पा रहा था, जो अब थोड़ा बहुत मिलता था। वह लगातार दर्द में था, इसलिए ठंड और जीवन की कठिनाइयों के कारण उसने अपनी सारी ताकत खो दी थी। वो हर समय कांपता रहता था और मुश्किल से खुद को सीधा रख पाता था। हर कोई उसे चिंता से देखता था। श्रीमती नेटला उसके पास गई और उसे दोस्ताना ढंग से बगल में धकेला। अब तुम उदास मत हो, उसने उसे सख्ती से कहा।
यह एक युवा राजकुमार के लिए सही नहीं है और ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है। वो उससे दूर चली गई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई ये देखे कि वो कितनी चिंतित थी। रोनो बर्फ में एक तरफ बैठा था, लेकिन अब वो उछलकर ऊपर आ गया। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, उसने बुदबुदाया और चारों ओर देखा। सबने ध्यान दिया। क्या क्या है? सबने पूछा। मुझे सच में नहीं पता, रोनो ने दोहराया, लेकिन मैं चिंतित हूँ। अचानक से मैं चिंतित हूँ। ऐसा लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। करुस ने हवा का परीक्षण किया था। मुझे कुछ भी अजीब गंध नहीं आ रही है, उसने घोषणा की। वे सब वहीं खड़े होकर सुन रहे थे और हवा को परख रहे थे। कुछ नहीं, मुझे कुछ भी गंध नहीं आ रही है, वे सब एक के बाद एक बोल रहे थे। लेकिन फिर भी रोनो ने जिद की, तुम जो चाहो कह सकती हो, लेकिन कुछ गड़बड़ है। कौवे आवाज लगा रहे हैं। मरीना ने कहा, वे अब फिर से बुला रहे हैं। फालिन ने जल्दी से कहा, लेकिन अब तक दूसरों ने भी उन्हें सुन लिया था। देखो, वे उड़ रहे हैं। करुस ने दूसरों की ओर इशारा किया। सबने ऊपर देखा। पेड़ों की चोटियों के ऊपर कौवे झुंड में उड़ रहे थे। वे जंगल के सबसे बाहरी छोर से, जहां कहीं भी खतरा था, वहां से अंदर की ओर आए और वहां एक दूसरे से चिंतित होकर बात करने लगे। ये स्पष्ट था कि किसी तरह की असाधारण गड़बड़ी थी। हाँ, क्या मैं सही नहीं था? रोनो ने पूछा। आप देख सकते हैं कि कुछ चल रहा है। हमें क्या करना चाहिए? बाम्बी की माँ ने बेचैनी से फुसफुसाया। यहाँ से चले जाओ, अभी। आंटी एना ने घबरा कर कहा। रुको, रोनो ने आदेश दिया। रुको, यहाँ सभी बच्चों के साथ। आंटी एना ने उसका विरोध किया। जब गोबो भाग नहीं पाएगा। ठीक है, रोनो ने कहा, तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ से चले जाओ। मुझे इसमें कोई मतलब नहीं दिखता, बेशक, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में इसके लिए मुझे दोषी ठहराओ। वो गंभीर और निर्णायक थे। गोबो, फालिन, इधर आओ। बहुत तेज मत चलो, धीरे चलो, मेरे पीछे रहो, आंटी एना ने उन्हें डांटा। वो अपने बच्चों के साथ खिसक गई। कुछ समय बीत गया। वे चुपचाप खड़े रहे, सुनते रहे और हवा को सूंघते रहे। हमें बस यही चाहिए, श्रीमती नेतला ने कहा। हमें ये सब सहना होगा और अब हमें बस यही चाहिए। वो बहुत क्रोधित थी। बाम्बी ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि वो किसी भयानक चीज के बारे में सोच रही थी। अब मैगपाई भी उसी झाड़ी से निकल रहे थे जहां से कौवे आए थे, एक बार में 3 या 4। देखो, देखो, वे चिल्लाए। वे अभी भी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी जोरदार चेतावनियां एक के बाद एक सुनी जा सकती थीं। देखो, देखो। अब वे पास आए, अपने पंख फड़फड़ाते रहे, हैरान और परेशान। हाक, नीलकंठ चिल्लाए और घबराकर जोर से भौंकने लगे। अचानक और एक ही समय पर सभी हिरन एक साथ आ गए। ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी चीज ने मारा हो। अब वे स्थिर खड़े थे और भारी सांस ले रहे थे। ये वही था, हवा को सूंघने का ऐसा उन्माद था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब जांचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। गंध उनकी नाक में घुस गई, उनकी इंद्रियों को भ्रमित कर दिया और उनके दिलों को ठंडा कर दिया। मैगपाई अभी भी इधर उधर खेल रहे थे, उनके ऊपर जय चिल्ला रहे थे, लेकिन अब हर जगह हलचल थी। टिटियां शाखाओं के बीच से गुजर रही थीं, सैकड़ों छोटे पंखदार गोले, और वे चाहक रहे थे, दूर दूर। ब्लैकबर्ड पेड़ों के ऊपर अंधेरे और बिजली की गति से भाग रहे थे, उड़ते समय चहचहाहट की लंबी खींची हुई चीखें निकाल रहे थे। हिरन ने झाड़ियों पर नंगी टहनियों के जाल के बीच से सफ़ेद बर्फ को देखा और छोटे छोटे छायादार आकृतियों की एक उलझन भरी भीड़ देखी जो इधर उधर भाग रही थीं। वे तीतर थे। दूर लाल रंग की एक चमक थी। वो वास्तव में लोमड़ी थी, लेकिन अब कोई भी उससे नहीं डरता था, क्योंकि उस भयानक गंध की निरंतर, व्यापक लहरें उनके पास आ रही थीं, उनके दिमाग में खौफ भर रही थीं और उन सभी को एक पागल डर और भागने, खुद को बचाने की एक ज्वरग्रस्त इच्छा में एकजुट कर रही थीं। ये रहस्यमयी, प्रबल गंध जंगल में इतनी प्रबलता से फैल गई कि वे बता सकते थे कि इस बार वह अकेले नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे अपने सभी मित्रों के साथ आए हैं, और चीजें अपने चरम पर थीं। वे हिले नहीं,
उन्होंने उन चूहों को देखा जो अपने पंखों को उन्मत्त होकर फड़फड़ाते हुए भाग रहे थे। ब्लैकबर्ड्स, गिलहरियां एक पेड़ की चोटी से दूसरे पेड़ की चोटी पर छलांग लगाते हुए भाग रही थीं। उन्हें लगा कि इन नन्हे मुन्नों के डरने का कोई अच्छा कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वे समझ गए कि जब उन्हें सूंघा जा सकता था तो वे क्यों भाग गए। जंगल में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था जो उन्हें अपने आसपास होने की अनुमति दे सके। अब हमारा मित्र खरगोश हिचकिचाते हुए उछलकर दूर चला गया, फिर चुपचाप बैठ गया और आगे उछलने लगा। ये कैसा दिखता है? करुस ने अधीरता से उससे पूछा। लेकिन हमारा दोस्त खरगोश बस इधर उधर देखता रहा। उसकी आंखों में पागलपन था और वह सीधे बोल नहीं पा रहा था। वह बहुत परेशान था। पूछने का क्या मतलब है? रोनो ने गंभीरता से कहा। हमारे दोस्त खरगोश की सांस फूलने लगी। हम चारों ओर से घिर गए हैं, उसने एकरस स्वर में कहा। किसी भी तरफ से कोई रास्ता नहीं है। वो हर जगह है। तभी उन्होंने उसकी आवाज सुनी। 20 बार, 30 बार उसने आवाज लगाई। हो, हा, ये गूंज उठी और उन्हें गरज और बिजली से भी ज्यादा हिलाकर रख दिया। यह उन पेड़ों के तनों से टकराई जिनसे आवाज निकली। इससे वे डर गए। इसने उन्हें नीचे गिरा दिया। झाड़ियों के अलग अलग होने से दूर से सरसराहट और दरार की आवाज आई और आवाज उन तक पहुंच गई। टहनियों के टूटने से चीखें और धमाके। वह आ रहा था। वह यहीं झाड़ियों में आ रहा था। अब उनके पीछे वे छोटी छोटी सीटी और मधुर ध्वनियां सुन सकते थे। पहले से ही वहां एक तीतर खड़ा था जो उसके कदमों की आवाज सुन रहा था। उन्होंने तीतर के पंखों की फड़फड़ाहट सुनी जो हवा में ऊपर उठते ही फीकी पड़ गई। एक चमक और गड़गड़ाहट की आवाज। शांति। फिर जमीन पर किसी चीज के टकराने की दबी हुई आवाज। तीतर गिर गया है, बाम्बी की मां ने कांपते हुए कहा। पहला, रोनो ने जोड़ा। तभी छोटी लड़की मरीना बोली। हम में से बहुत से लोग बहुत जल्द मरने वाले हैं। मैं भी उनमें से एक हो सकती हूँ। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब उनमें बहुत आतंक था। बाम्बी ने सोचने की कोशिश की, लेकिन वो उग्र शोर जिसे वह लगातार ऊंचा उठाता जा रहा था, उसके सारे विचारों को छिन्न भिन्न कर रहा था। बाम्बी को इस शोर के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एक ऐसा शोर जो आपको सुन्न कर दे, और इस सब चीख पुकार, दहाड़ और धमाकों के बीच वह अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। उसे बस जिज्ञासा महसूस हो रही थी और वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसके सारे अंग कांप रहे थे। कभी कभी उसकी माँ उसके कान के पास आकर कहती, मेरे साथ रहो। वह चिल्लाती, लेकिन उस शोरगुल में बाम्बी को ऐसा लगता कि वो फुसफुसा रही थी। ये मेरे साथ रहो उसे कुछ सहारा देता था। इसने उसे इस तरह जकड़ रखा था जैसे कि उसे जंजीर से बांध दिया गया हो, अन्यथा वह बिना सोचे समझे भाग जाता और उसे हमेशा ये फिर से सुनाई देता जब वो खुद पर नियंत्रण खोकर भाग जाता। उसने चारों ओर देखा। वहां कई अलग अलग लोगों की भीड़ थी जो एक दूसरे के बीच अंधी घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। एक जोड़ा नेवला भागता हुआ निकल गया, सांप जैसी पतली रेखाएं जिन्हें आंखों से देखना लगभग असंभव था। एक पोलकैट हकलाते हुए भ्रमित खरगोश से मिलने वाली सारी जानकारी के लिए मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। लोमड़ी तीतरों की अव्यवस्थित भीड़ के बीच खड़ी थी। उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी नाक के ठीक सामने से भाग गए और उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बिना उत्तेजित हुए उसने अपना सिर आगे बढ़ाया, अपने कानों को ऊपर उठाया, अपनी नाक को जोर से हिलाया। उसने शोरगुल के बीच से सुनने की कोशिश की क्योंकि वह करीब आ रहा था। केवल उसकी पूंछ हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोचने की कोशिश कर रहा था। एक तीतर सबसे गंभीर खतरे से पीछे से तेजी से निकल गया और वह घबरा गया। वहां मत जाओ, उसने दूसरे पक्षियों को चिल्लाया। वहां मत जाओ, बस भागो, उन्हें तुम्हें पकड़ने मत दो। कोई भी वहां नहीं जाता, बस भागो, भागो, भागो। वह एक ही बात दोहराता रहा जैसे कि वह खुद को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि वह क्या कह रहा था। हो, हा की आवाज कहीं बहुत करीब से आ रही थी। उन्हें अपने पास न आने दो, तीतर ने पुकारा। उसी समय उसकी आवाज अचानक सीटी जैसी सिसकियों में बदल गई
एक तेज खड़खड़ाहट के साथ उसने अपने पंख फैलाए और ऊपर की ओर उड़ गया। बाम्बी ने उसे जाते हुए देखा, अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए, पेड़ों के बीच सीधे और खड़ी उड़ान भरते हुए, उसका शानदार शरीर अपने गहरे नीले, सुनहरे भूरे रंग की चमक के साथ चमक रहा था, एक कीमती रत्न की तरह राजसी। उसके लंबे दुम के पंख उसके पीछे गर्व से लहरा रहे थे जैसे कि एक गाउन की ट्रेन हो। कर्कश गड़गड़ाहट तेज हुई। आकाश में तीतर अचानक अपने आप में गिर गया, खुद को घुमाया जैसे कि अपनी चोंच से अपने पैरों को काटने की कोशिश कर रहा हो और जोर से जमीन पर गिर गया। वह दूसरों के बीच में गिर गया और आगे नहीं बढ़ा। अब कोई भी शांत नहीं रह पा रहा था। वे सब एक दूसरे से दूर भागने लगे। 5-6 तीतर शोर मचाते हुए हवा में उड़ गए। वहां मत जाओ, बाकी लोग भागते हुए चिल्लाए। गड़गड़ाहट फिर से हुई, 5 बार, 6 बार, और जो लोग हवा में उड़ गए थे उनमें से कुछ बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। अब मेरे साथ आओ, बाम्बी की मां ने कहा। बाम्बी ने ऊपर देखा। रोनो और करोस पहले ही जा चुके थे। श्रीमती नेटटिला भी गायब हो गई थीं। केवल मिरेना अभी भी उनके साथ थी। बाम्बी अपनी मां के साथ गया। मिरेना ने विनम्रतापूर्वक उनका पीछा किया। उनके चारों ओर उथल-पुथल, तेज आवाजें, गर्जना और गड़गड़ाहट थी। बाम्बी की मां शांत रही। वह कांप रही थी, बस थोड़ा सा, लेकिन उसने अपने विचारों को एक साथ रखा। बाम्बी, मेरा बच्चा, उसने कहा, हमेशा मेरे पीछे रहना। हमें यहाँ से निकलकर समाशोधन पार करना है, लेकिन यहाँ अंदर हमें धीरे धीरे जाने की जरूरत है। गर्जना और भी तेज हो गई। उसके हाथों से 10-12 बार बिजली की गड़गड़ाहट हुई। बंद करो, बाम्बी की मां ने कहा। भागो मत। एक बार जब हम समाशोधन से आगे निकल जाएं तो भागो, जितना तेज हो सके भागो। और बाम्बी, मेरे बच्चे, मत भूलना, बाहर पहुंचने के बाद तुम्हें मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर मैं गिर भी जाऊं, तो मेरी तरफ ध्यान मत देना। बस चलते रहो, चलते रहो। क्या तुम समझ रही हो, बाम्बी? उसकी मां ने तेज आवाज के बीच से जानबूझकर कदम बढ़ाए। तीतर सभी दिशाओं में भाग गए, खुद को बर्फ में दबा लिया, फिर से बाहर कूद गए, फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। खरगोश का पूरा परिवार इधर उधर कूद गया, बैठ गया, फिर से भाग गया। कोई भी एक शब्द भी नहीं बोला। वे सभी अपने डर से थक गए थे, सभी गर्जना और गड़गड़ाहट से अपंग हो गए थे। बाम्बी और उसकी मां के आगे उजाला हो रहा था। झाड़ियों के पिंजरेनुमा ढांचे के बीच से साफ सफाई की चमक दिखाई दे रही थी। उनके पीछे और करीब आते हुए पेड़ों के तने पर चौंका देने वाली धमाकेदार आवाजें आ रही थीं, टहनियां टूटते हुए चटक रही थीं, हाहा और हो की चीखें। अब उनका दोस्त खरगोश अपने 2 बच्चों के साथ उनके पास से गुजरा और खुले मैदान में चला गया। धमाका, पिंग, धमाका, बिजली की गड़गड़ाहट हुई। बाम्बी ने देखा कि खरगोश भागते हुए कलाबाजी कर रहा था और उसका पीला पेट ऊपर की ओर हो गया और फिर वहीं पड़ा रहा। वो कुछ बार हिलता डुलता रहा और फिर स्थिर हो गया। बाम्बी वहां ऐसे खड़ा था जैसे पत्थर से बना हो, लेकिन पीछे से उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, वे वहां हैं। सब लोग, बस बाहर निकल जाओ। पंखों की व्यापक सरसराहट के साथ वे जल्दी से खुल गए, सीटी बजाते हुए, सिसकते हुए, पत्तियों की फड़फड़ाहट, फड़फड़ाहट। तीतर उठे, लगभग एक ही समय में खुद को ऊपर उठाया, जैसे कि एक पूले में पुआल। हवा में कई गड़गड़ाहटें हुई और गिरे हुए लोगों के जमीन पर गिरने की दबी हुई आवाज सुनी जा सकती थी। बचे हुए लोगों की बढ़िया सीटी की आवाज तब सुनाई दी जब वे उड़ गए। बाम्बी रुक गया और पीछे देखा। वह वहां था, वह झाड़ियों से निकलकर आ रहा था, यहाँ वहां और फिर वहां। वो हर जगह दिखाई दे रहा था, हर जगह हमला कर रहा था, झाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा था, पेड़ों के तनों पर ढोल बजा रहा था और भयानक चीखें निकाल रहा था। अब उसकी मां ने कहा, सीधे आगे बढ़ो और मेरे पीछे बहुत पास मत आना। एक छलांग में वह जंगल से बाहर आ गई, जिससे बर्फ से बस कुछ टुकड़े ही गिरे। बाम्बी उसके पीछे भागा। उन पर हर तरफ से गड़गड़ाहट की आवाज ने हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे धरती 2 टुकड़ों में फट गई हो।
बाम्बी ने कुछ नहीं देखा। वह भागा। इस कोलाहल से दूर जाने की इच्छा बढ़ रही थी, तूफान की भाप से दूर जिसने सब कुछ उड़ा दिया था, भागने की बढ़ती हुई तत्परता, खुद को बचाने की इच्छा, ये सब अब उन्मुक्त हो गए थे। वह भागा। उसे लगा कि उसने अपनी मां को गिरते हुए देखा है, हालांकि वह नहीं जानता था कि वह वास्तव में गिर गई थी या नहीं। उसने अपनी आंखों के चारों ओर एक पर्दा महसूस किया। यह उस पर गड़गड़ाहट के डर से डाला गया था। अब वह समाशोधन के पीछे था। एक नया घना जंगल उसे घेरे हुए था। उसके पीछे से एक और चिल्लाहट आई, एक और तेज गड़गड़ाहट, और ऊपर की टहनियों में बहुत ही हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, जैसे ओलों की पहली बौछार हो। फिर सब शांत हो गया। बाम्बी भाग गया। एक मुड़ी हुई गर्दन वाला तीतर बर्फ पर मर रहा था, अपने पंख कमजोर ढंग से फड़फड़ा रहा था। जैसे ही उसने बाम्बी को आते सुना, उसने अपनी अकड़न भरी हरकतें रोक दी और फुसफुसाया, ये खत्म हो गया है। बाम्बी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और भागना जारी रखा। उसने खुद को झाड़ियों के एक जाल में पाया जिसने उसे अपनी गति धीमी करने और एक रास्ता खोजने के लिए मजबूर किया। उसने अधीरता से अपने आप को इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। यहाँ पर किसी ने टूटी हुई आवाज में पुकारा। बाम्बी के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और तुरंत उसने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां वह चल सकता था। लेकिन उसके सामने कोई अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये खरगोश की पत्नी थी। ये वही थी जिसने पुकारा था, क्या आपको लगता है कि आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? उसने कहा। बाम्बी ने उसे देखा और चौंक गई। उसके पिछले पैर बर्फ में बेजान घसीटे जा रहे थे जो लाल थी और उसके शरीर से गिर रहे गर्म खून से पिघलने लगी थी। उसने एक बार फिर कहा, क्या आपको लगता है कि आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? उसने ऐसे बात की जैसे वह बिल्कुल ठीक हो, आराम से और लगभग खुश हो। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसने कहा, ये निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन इस समय मैं चल नहीं सकती। जैसे ही उसने कहा वह अपनी तरफ गिर गई और वह मर गई। बाम्बी एक बार फिर भयभीत हो गया और वह भाग गया। बाम्बी, वह अचानक रुक गया। वह उसके अपने लोगों में से एक था। फिर से आवाज आई, बाम्बी, क्या ये तुम हो? गोबो बर्फ में असहाय रूप से फंसा हुआ था। उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह ऐसे लेटा था जैसे उसे दफना दिया गया हो और वह बस कमजोरी से अपना सिर उठा रहा था। बाम्बी कुछ बेचैनी में उसके पास गया। तुम्हारी माँ कहाँ है, गोबो? वह चौंका, और फालिन कहाँ है? बाम्बी ने जल्दी जल्दी, बेचैन और अधीर होकर कहा। उसकी चिंता में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ और फालिन को जाना पड़ा, गोबो ने निराशा में उत्तर दिया। उसने धीरे से कहा, लेकिन एक वयस्क की तरह गंभीर और बुद्धिमान। उन्हें मुझे यहाँ पड़ा छोड़ना पड़ा। मैं थक गया हूँ। तुम्हें भी जाना होगा, बाम्बी। उठो, बाम्बी चिल्लाया। गोबो, उठो, तुम बहुत देर से आराम कर रहे हो। अब और समय नहीं है। उठो, मेरे साथ आओ। नहीं, बस रहने दो, बाम्बी, गोबो ने शांति से उत्तर दिया, मैं खड़ा नहीं हो सकता। यह असंभव है। काश मैं तुम्हारे साथ आ पाता, तुम ये जानते हो, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ। फिर तुम्हारा क्या होगा? बाम्बी ने जोर देकर पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, गोबो ने सरलता से कहा। चिल्लाना फिर से शुरू हुआ और इसकी आवाज उन तक पहुंची। चिल्लाने के बीच फिर से गड़गड़ाहट की आवाजें। बाम्बी घबरा गया। झाड़ियों से तेज धमाके और दरारें आ रही थीं, बर्फ पर गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं, और शोरगुल के बीच युवा करुस उनके पास सरपट दौड़ता हुआ आया। जब उसने बाम्बी को वहां देखा तो उसने आवाज लगाई, भागो। बस वहां खड़े मत रहो, जो अभी भी भाग सकता है, भागो। वो एक पल में उनके आगे निकल गया और उसकी तेज उड़ान ने बाम्बी को भी अपने साथ खींच लिया। बाम्बी को शायद ही पता था कि उसने फिर से दौड़ना शुरू किया है या नहीं, और कुछ देर बाद ही उसने कहा, अलविदा, गोबो। लेकिन तब तक वह बहुत दूर जा चुका था। गोबो अब उसे सुन नहीं सकता था। वह जंगल में भागता रहा,
शोर और गड़गड़ाहट से घिरा हुआ जो उसे ढूंढ रहा था, वह शाम होने तक इधर उधर भागता रहा। जब अंधेरा छा गया तो शांति छा गई। जल्द ही हल्की हवा चलने लगी, जिसने उस भयानक तूफान को दूर भगाने में मदद की जो दूर दूर तक फैल रहा था। लेकिन आतंक बना रहा। पहला व्यक्ति जिसे बाम्बी ने देखा वह रोनो था। उसकी लंगड़ाहट पहले से भी बदतर थी। वहाँ जहाँ ओक है, रोनो ने कहा, लोमड़ी वहाँ घायल पड़ी है। मैं अभी अभी उसके पास से गुजरा हूँ। जिस तरह से वह पीड़ित है वह भयानक है। वह बर्फ और धरती को काट रहा है। क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? बाम्बी ने पूछा। नहीं, रोनो ने शर्म से उत्तर दिया और वह जल्दी से चला गया। बाद में रात में बाम्बी की मुलाकात फालिन के साथ मिसेज नेतला से हुई। तीनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? बाम्बी ने पूछा। नहीं, फालिन ने जवाब दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ है। नहीं, श्रीमती नेतला ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, और यह मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे खुशी थी जब मुझे अब बच्चों को संभालना नहीं पड़ता था, और अब अचानक मेरे पास 2 बच्चे हो गए हैं जिनकी मुझे देखभाल करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाम्बी और फालिन हंसे। वे गोबो के बारे में बात करने लगे। बाम्बी ने उन्हें बताया कि उसने उसे कैसे पाया, और इससे वे इतने दुखी हो गए कि वे रोने लगे। लेकिन श्रीमती नेतला ने उन्हें रोने नहीं दिया। आपको ये देखना होगा कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात खाने के लिए कुछ खोजना है। यह अनसुना है। हमने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है। वो उन दोनों को एक ऐसी जगह ले गई जहां अभी भी थोड़ी हरियाली थी, नीचे लटकी हुई और अभी भी पूरी तरह सूखी नहीं थी। श्रीमती नेतला असाधारण रूप से अच्छी तरह से जानकार थीं। उन्होंने खुद कुछ भी नहीं छुआ, लेकिन बाम्बी और फालिन से अच्छा खाना खाने का आग्रह किया। जिन जगहों पर उन्हें पता था कि घास है उन्होंने बर्फ को एक तरफ धकेल दिया और उन्हें आदेश दिया, यहाँ एक अच्छी जगह है। या वह कहती, रुको, हम जल्द ही इससे बेहतर कुछ पा सकते हैं। लेकिन ये सलाह देने के बीच में वह बड़बड़ाती, ये बहुत बेवकूफ़ी है। बच्चे बहुत परेशानी देते हैं। अचानक उन्होंने आंटी एना को आते देखा और वे दौड़कर उनके पास गए। आंटी एना, बाम्बी ने कहा। वो उन्हें देखने वाला पहला व्यक्ति था। फालिन खुशी से पागल हो गया और उछलकर उनके पास गया। माँ, लेकिन एना रो रही थी और वह बहुत थक चुकी थी। हमने गोबो को खो दिया है, उसने दुख जताया। मैं उसे ढूंढ रही थी। मैं उसके सोने के स्थान पर गई थी, वहाँ बर्फ में जहाँ वह गिरा था। वह खाली था। वह चला गया। मेरा बेचारा छोटा गोबो। श्रीमती नेतला ने बड़बड़ाते हुए कहा, बेहतर होगा कि आप ये पता लगाने की कोशिश करें कि वो किस रास्ते गया। ये रोने से ज़्यादा समझदारी होगी। आंटी एना ने कहा, ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे पता चले कि वह किस तरफ गया। लेकिन उसने बहुत सारे निशान छोड़े हैं। वो वहीं था जहां गोबो सो रहा था। वे सब चुप हो गए। फिर बाम्बी ने डरते डरते पूछा, आंटी एना, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? नहीं, आंटी एना ने धीरे से उत्तर दिया। बाम्बी अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख सका।